हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओपी सिंह है और हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 24 दृष्टि क्विक बुक भारत एवं विश्व का भूगोल का। आज हम लोग इसमें जानेंगे भूकंप की तीव्रता का मापन कैसे होता है और इसको मापने वाले स्केल कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। भूकंप की तीव्रता का मापन, मेजरमेंट ऑफ सेस्मिक इंटेंसिटी। भूकंपीय तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसमें भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहते हैं। भूकंपीय तरंगों का मापन किसमें किया जाता है? सिस्मोग्राफ यंत्र में। भूकंपीय तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ यंत्र में किया जाता है। सिस्मोग्राफ यंत्र, इसमें भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए स्केल होता है लगा हुआ, जिसे बोलते हैं रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, इस यंत्र के द्वारा इसे रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, इसलिए इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। क्योंकि रिक्टर स्केल पर मापा जाता है सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा भूकंप की तीव्रता को, इसलिए इसके लिए रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहते हैं। रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल पर 0 से 10 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल पर 0 से 10 तक के आधार पर मापते हैं। इस स्केल के अंतर्गत प्रति बढ़ते एक अंक के साथ भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ती जाती है। एक अंक बढ़ते हैं, सपोज टू बी एक अंक आगे बढ़े, तो यहाँ से सपोज टू बी यहाँ 0 है या यहाँ पर 1, तो इसका 10 गुना यहाँ पर इंटेंसिटी हो जाएगी। फिर उसके आगे 2 नंबर पर पहुँचते हैं तो इसका 10 गुना यानी कि यहाँ पर 100 इंटेंसिटी हो जाएगी। इस तरह से प्रति बढ़ते एक अंक के साथ भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ती जाती है और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वह प्रति बढ़ते अंक के साथ लगभग 32 गुना बढ़ती जाती है। अब इसमें एनर्जी की बात है, तो एनर्जी प्रत्येक बढ़ते अंक के साथ 32 गुना बढ़ती है। यहाँ पर 10 गुना बढ़ती है तीव्रता, सपोज टू बी यहाँ पर ऊर्जा 1 यूनिट है, 1 यूनिट ऊर्जा है यहाँ पर, तो 1 नंबर पर 1 डिजिट पर जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर ये 32 हो जाएगी। फिर आगे 2 नंबर पर जब पहुँचेंगे तब यहाँ पर इसका 32 गुना हो जाएगा, यानी कि 32 इसका 32 गुना, मतलब 1024 यूनिट क्या हो जाएगा, 1024 यूनिट हो जाएंगी। फिर तो इस तरह से जो ऊर्जा है वो प्रति बढ़ते अंक के साथ 32 गुना के हिसाब से बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी जो इंटेंसिटी होती है तीव्रता, वो प्रति बढ़ते अंक के साथ 10 गुना के हिसाब से आगे बढ़ती है। रिक्टर स्केल पैमाने को चार्ल्स रिक्टर ने
खोजा था, इसलिए इनके नाम पर ही इसका नाम रिक्टर स्केल रखा गया। यह गणितीय मापक जो लॉग के आधार पर चलता है, ये गणितीय मापक है जो लॉग के आधार पर चलता है। जैसे रिक्टर स्केल किसके नाम पर इसका नामकरण हुआ है? चार्ल्स रिक्टर। चार्ल्स रिक्टर के नाम पर इसको रिक्टर स्केल कहते हैं, क्योंकि चार्ल्स रिक्टर ने इसके लिए खोजा था, इन्होंने ही इसकी खोज की थी। ये रिक्टर स्केल जो है ये गणितीय मापक है, और इसमें जो मापन होता है वो लॉग के आधार पर होता है। लॉग के आधार पर इसमें मापन होता है। मैथमेटिक्स में जो लॉग होता है, लॉगरिथम्स, उसके आधार पर इसमें मापन होता है। भूकंप की तीव्रता, गहनता व आघात मापने के लिए रिक्टर स्केल के अलावा संशोधित मर्केली स्केल का भी प्रयोग किया जाता है। मर्केली स्केल का नामकरण इसके विकासकर्ता जी मर्केली के नाम पर किया गया है। भूकंप की तीव्रता, गहनता व आघात, भूकंप की तीव्रता, गहनता और आघात, इसके मापन के लिए एक रिक्टर स्केल के अलावा संशोधित स्केल है मर्केली स्केल। मतलब मर्केली स्केल का भी यूज होता है इसके लिए, मर्केली स्केल। तो मर्केली स्केल का भी प्रयोग किया जाता है। मर्केली स्केल का नामकरण इसके विकासकर्ता थे जी मर्केली। इनके नाम पर इन्होंने मर्केली स्केल का क्या किया? विकास किया था, इसलिए इनके नाम पर ही इसको मर्केली स्केल कहा जाता है। इसमें भूकंप को उसकी तीव्रता के बजाय उससे हुए नुकसान अर्थात आघात के आधार पर मापते हैं। अब इसमें भूकंप कैसे मापा जाता है? उसकी तीव्रता के आधार पर मर्केली स्केल। इसमें क्या होता है? तीव्रता के आधार पर भूकंप नहीं मापा जाता, तीव्रता के आधार पर नहीं, बल्कि भूकंप से जो नुकसान होता है, जो भूकंप से आघात होता है, उसके आधार पर इसमें मापा जाता है भूकंप के लिए। इस पैमाने का प्रयोग कम होता है, क्योंकि इसे रिक्टर की तुलना में कम वैज्ञानिक माना जाता है। इस पैमाने का कम यूज होता है इसका, और इसका कारण क्या है? इसको रिक्टर स्केल की तुलना में कम वैज्ञानिक माना जाता है। मर्केली स्केल को रिक्टर जो पैमाना है उसकी तुलना में कम वैज्ञानिक माना जाता है, इस कारण से इसका यूज कम होता है। ये अनुभव प्रधान स्केल है और इसका मापन 1 से 12 तक होता है। ये स्केल कैसा है? अनुभव प्रधान स्केल है ये, क्योंकि इसमें नुकसान को देखा जाता है, उसका अनुमान लगाया जाता है, उसी के आधार पर इसको मापा जाता है। जबकि जो आपका रिक्टर स्केल है उसमें क्या है? उसमें ऊर्जा और तीव्रता के आधार पर मापन होता है। तरंगों का मापन ऊर्जा के आधार पर, और इसमें तरंगों की जो तीव्रता है उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं कि भूकंप किस तीव्रता का था। जबकि मर्केली स्केल में ऐसा नहीं है, इससे जो नुकसान होता है भूकंप के आने से उसके आधार पर इसमें अनुमान लगाया जाता है। तो ये अनुभव प्रधान स्केल है, इसलिए इसे कम वैज्ञानिक माना जाता है, और इसका मापन 1 से 12 तक होता है। इसका मापन 1 से लेकर 12 अंकों तक होता है। रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल में अगर कंपेयर करें तो यहाँ देख सकते हैं हम रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच?
रिक्टर स्केल में क्या है, 0 से 10 तक संख्याएं होती हैं, और मर्केली स्केल में 1 से 12 तक होती हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। फिर दूसरी चीज़ क्या है, ये ओपन एंडेड स्केल है। ओपन एंडेड स्केल है ये, अर्थात यदि भविष्य में ऐसा भूकंप उत्पन्न होता है जिसमें ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है तो इस स्केल का मान बढ़ाया जा सकता है। ये कैसा है, ओपन एंडेड स्केल। ओपन एंडेड स्केल, ओपन एंडेड स्केल है ये। इसका मतलब क्या है कि भविष्य में ऐसा भूकंप अगर उत्पन्न होता है जिसमें ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है, तो इस स्केल का मान बढ़ाया जा सकता है, इसलिए ये ओपन एंडेड स्केल है। दूसरा, ये क्लोज एंडेड स्केल है। और मर्केली स्केल कैसा है, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड स्केल है ये, इसमें ये सुविधा नहीं है। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, RS और MS। रिक्टर स्केल में क्या है, इसमें लॉग का यूज होता है, लॉगरिथमिक का यूज होता है इसमें। ये एक लघुगणकीय पैमाना है हिंदी में अगर कहें तो। इसमें परिमाण में 1 की वृद्धि होने पर तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि होती है। इसमें परिमाण में 1 की वृद्धि होती है, मैग्नीट्यूड अगर 1 अंक बढ़ता है इसमें, तो उसके साथ जो तरंगें होती हैं उनका जो आयाम होता है वो 10 गुना बढ़ जाता है। इसका अर्थ यह है कि रिक्टर स्केल का प्रत्येक स्तर अपने पिछले स्तर की तुलना में 10 गुना ज़्यादा मजबूत होता है, और इसमें 10 गुना ज़्यादा मजबूत होता है नेक्स्ट अंक अपने पिछले अंक की तुलना में। अपने पिछले अंक का 10 गुना होता है अगले अंक पर जब पहुंचते हैं तो। और जो मर्केली स्केल है ये सामान्य रेखीय स्केल है। ये क्या है, सामान्य रेखीय स्केल है। तीसरा फैक्टर क्या है, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल। रिक्टर एक मात्रात्मक स्केल है। ये कैसा है, मात्रात्मक है, मात्रात्मक स्केल है ये। इसमें वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी होती है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी इसमें होती है, और ये मात्रात्मक है। ये गुणात्मक स्केल है, गुणात्मक स्केल है, और इसमें व्यक्तिनिष्ठता होती है। देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, और इसमें व्यक्तिनिष्ठता होती है, या फिर इसे आत्मनिष्ठता भी कहें, सब्जेक्टिविटी, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के अनुमान के आधार पर इसको डिसाइड किया जाता है। तो ये आत्मनिष्ठता या फिर व्यक्ति निष्ठता होती है इसमें, जबकि रिक्टर स्केल में मात्रात्मक ये होती है, मात्रात्मक स्केल है ये, और वस्तुनिष्ठता होती है इसमें, मतलब ऑब्जेक्टिविटी होती है। इसके बाद है भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं।
भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक। इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? तो सबसे पहला है चट्टानी संरचना। चट्टानी संरचना, पदार्थ का घनत्व बढ़ने के साथ साथ भूकंपी तरंगों की गति भी बढ़ती जाती है। अतः ऐसे चट्टानी क्षेत्र जिनका घनत्व अधिक हो उसमें भूकंप की तीव्रता भी अधिक होती है, जबकि दलदली भाग में अपेक्षाकृत तीव्रता कम होती है। देखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो भूकंप होता है वो क्या है, उसका सीधे संबंध क्या है, पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। तो जैसे जैसे भूकंप की तरंगें क्या हैं, इनकी गति बढ़ती है, तरंगों की गति बढ़ती है, तो उसके साथ साथ ये बात समझ आती है कि पृथ्वी की जो परतें हैं उनमें घनत्व भी बढ़ता है। ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो घनत्व है, घनत्व के साथ तीव्रता बढ़ती है। चट्टानी क्षेत्र का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। अगर घनत्व अधिक है तो भूकंपी तरंगों की गति भी क्या होगी, अधिक होगी, और इस वजह से तीव्रता भी क्या होगी, अधिक होगी। तो जो ठोस भाग होता है, चट्टानी भाग होता है, चट्टानी संरचनाएं होती हैं, उसमें क्या है, उनका घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए भूकंपी जो तरंगे हैं उनकी गति ज़्यादा होती है और इसी वजह से उनकी तीव्रता अधिक होती है। और जो दलदली भाग होते हैं, लिक्विड वाले, वहाँ पर भूकंप की तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है। फिर तरंगों की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारकों में तरंगों की तीव्रता भी है। दूसरा कारक क्या है, तरंगों की तीव्रता। तरंगों की तीव्रता भी प्रभावित करती है। तरंगों की तीव्रता बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाती है और कम होने के साथ ही कम होती जाती है। तरंगों की तीव्रता अगर बढ़ती है तो इससे भूकंप की तीव्रता भी बढ़ती है। भूकंप की तीव्रता भी बढ़ती है। जैसे जैसे तरंगों की तीव्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाएगी। तो ये भी क्या है, एक अफेक्टिंग फैक्टर है जो कि भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करता है। तीसरी चीज क्या है, भूकंप मूल की गहराई। भूकंप मूल की गहराई, भूकंप मूल मतलब जो फोकस होता है उसकी गहराई जितनी कम होगी भूकंप की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। गहराई कम, गहराई कम तो तीव्रता अधिक, गहराई कम तो तब तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। क्योंकि अगर भूकंप का केंद्र ऊपर है तो पृथ्वी तल पर ज़्यादा ही तरंगें जल्दी पहुंचेंगी, प्लस ज़्यादा विनाश होगा तब। मतलब भूकंप मूल की गहराई जितनी कम होगी भूकंप की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। अतः गहरे एवं मध्यम भूकंप मूल वाले भूकंपों की तुलना में कम भूकंप मूल की गहराई वाले क्षेत्रों के भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। हमने गहराई के आधार पर 3 प्रकार के भूकंप देखे। एक तो छिछले उद्गम केंद्र वाले भूकंप, जो जिनकी गहराई जीरो से, जिनका जो भूकंप मूल होता है उनकी गहराई क्या होती है, 0 से 50 किलोमीटर होती है। दूसरे मध्यम उद्गम केंद्र वाले भूकंप जो 50 से 250 किलोमीटर की गहराई पर होते हैं, जिनके फोकस, और गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप, ये 250 से लेकर के 700 किलोमीटर या फिर इससे अधिक गहराई में अगर
जिनका भूकंप मूल होता है, मतलब फोकस होता है, तो उन्हें कहते हैं गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप। तो इसमें जो गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप हैं वो कम इफेक्ट डालते हैं पृथ्वी तल पर। बाकी जो छिछले उद्गम के केंद्र वाले हैं भूकंप और मध्यम उद्गम केंद्र वाले भूकंप हैं, ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इनसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो एक तो ये कारण हो गया। इसी तरह से अब भूकंप की तीव्रता, गहराई कम तो भूकंप की तीव्रता अधिक होती है, गहराई ज़्यादा तो भूकंप की तीव्रता क्या हो जाएगी, अगर गहराई ज़्यादा है तो भूकंप की तीव्रता कम होगी और गहराई कम तो भूकंप की तीव्रता ज़्यादा। उसके बाद पर्यावरण, पर्यावरण भी प्रभावित करता है भूकंप की तीव्रता को। पर्यावरण, जहाँ पेड़ पौधे एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ मतलब जंगल अत्यधिक मात्रा में होती हैं, वहाँ भूकंप की तीव्रता कम रहती है। फलतः विनाश का खतरा भी कम रहता है, किंतु निर्वनीकरण की क्रिया में वृद्धि से भू संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिससे भूकंपीय घटनाओं व तीव्रता में वृद्धि होती है। पर्यावरण भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर ये वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं, अगर जंगल ज़्यादा हैं, अगर जंगल ज़्यादा हैं तो क्या होगा, तो भूकंप की तीव्रता कम होगी। तब भूकंप की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। अगर जंगल कम है, जंगल काटे जा रहे हैं, निर्वनीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, तो क्या होगा, जंगल कम होंगे। जंगल अगर कम होंगे तो इसका प्रभाव क्या होगा, तीव्रता बढ़ेगी, तीव्रता क्या होगी, अधिक रहेगी। तो इस तरह से पर्यावरण भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करता है। इसके बाद भूकंप प्रभावित क्षेत्र या पेटी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन सी पेटियां हैं, ऐसे क्षेत्र हैं मतलब जो भूकंप से ज़्यादा प्रभावित हैं। तो इसमें सबसे पहले भूकंप प्रभावित क्षेत्र, क्षेत्र कहें या फिर पेटी कहें, इसके लिए एक ही बात है, बेल्ट। तो इसमें सबसे पहला आता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी मतलब प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो बाउंड्री है उसको यहाँ पर बताया गया है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी, विश्व के लगभग 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। सबसे ज़्यादा भूकंप से प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है वो है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। विश्व के लगभग 63% भूकंप आते हैं, इसमें 63% विश्व के भूकंप आते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। ये दो शाखाओं में विभाजित है। पहली शाखा एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से लेकर क्यूराइल एवं जापान, फिलीपींस एवं पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई है, और दूसरी शाखा चिली, पेरू, मध्य अमेरिका से होती हुई अलास्का तक जाती है। देखिए ये दो शाखाओं में विभाजित है। पहली शाखा एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से लेकर के, एशिया का कमचटका प्रायद्वीप, कमचटका
प्रायद्वीप से लेकर के क्यूराइल और इसमें जापान, फिलीपींस और पूर्वी द्वीप समूहों तक फैली हुई है ये। दूसरी शाखा में चिली है, पेरू, मध्य अमेरिका, यहाँ से होती हुई ये अलास्का तक जाती है दूसरी शाखा में। इस क्षेत्र में भूकंप का सीधा संबंध प्लेटों के अभिसरण, भ्रंशन और ज्वालामुखी सक्रियता से है। यहाँ पर भूकंप क्यों आता है परिप्रशांत में? तो यहाँ भूकंप आने का जो कारण है वो प्लेटों का अभिसरण, प्लेटों का अभिसरण, प्लेटों का अभिसरण मतलब खिसकाव, और भ्रंशन। दूसरा रीजन क्या है? पहला प्लेटों का अभिसरण, दूसरा भ्रंशन मतलब फॉल्ट, उनमें दरार, और तीसरा जो कारण है वो है ज्वालामुखी सक्रियता। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ज्वालामुखी जहाँ होंगी वहाँ भूकंप आते रहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भूकंप जहाँ है वहाँ ज्वालामुखी भी हो। ये चीज़ हम लोग पहले समझ चुके हैं। तो प्लेटों का अभिसरण, भ्रंशन और ज्वालामुखी सक्रियता, ये तीन चीज़ें जिम्मेदार हैं भूकंप के लिए। परिप्रशांत महासागरीय पेटी जो है इसमें लगभग विश्व के 63% भूकंप आते हैं। इसमें ये दो शाखाओं में डिवाइड है। पहली शाखा एशिया के कमचटका प्रायद्वीप से लेकर क्यूराइल और जापान, फिलीपींस तथा पूर्वी द्वीप समूहों तक फैली हुई है, और दूसरी शाखा है इसमें चिली, पेरू, मध्य अमेरिका से होती हुई अलास्का तक जाती है। भूकंप किस कारण से आते हैं यहाँ पर? इसके तीन कारण हैं। अभिसरण, प्लेटों का जो अभिसरण है, भ्रंशन और ज्वालामुखी सक्रियता, इन तीन कारणों से भूकंप आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर गहरे, छिछले और मध्यम तीनों प्रकार के भूकंपीय उद्गम क्षेत्र पाए जाते हैं। तीनों ही प्रकार के भूकंप यहाँ पर मिलते हैं उद्गम क्षेत्र के आधार पर। तो ये पहली पेटी है जिसमें सर्वाधिक भूकंप विश्व के आते हैं। इसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं। इस क्षेत्र में हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस पेटी के लिए। ये वो पेटी है, ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये रेड कलर से जो दिखाया गया है यहाँ पर, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया यहाँ पर कवर होता है। इसमें ये चीज़ें भी हैं, ये फिलीपींस, जापान का ये क्षेत्र भी आ जाता है ये। तो ये क्षेत्र क्या है? ये है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। फिर दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये तो महासागरीय पेटी है। फिर मध्य महाद्वीपीय पेटी, दूसरी पेटी क्या है? मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी क्या है? इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 21% भूकंप प्लेटों के अभिसरण के कारण आते हैं। इसमें लगभग विश्व के 21% भूकंप आते हैं, और जिनका मुख्य रीजन क्या है? प्लेटों का अभिसरण। 21% भूकंप आते हैं प्लेटों के अभिसरण के कारण। प्लेटों के अभिसरण, प्लेटों के अभिसरण के कारण इसमें भूकंप आते हैं, जो भ्रंश मूलक और संतुलन मूलक होते हैं। और ये जो भूकंप होते हैं वो किस तरह के होते हैं? भ्रंश मूलक और संतुलन मूलक। भ्रंश मूलक और संतुलन मूलक, दो तरह के यहाँ पर मतलब भूकंप आते हैं। एक तो भ्रंश मूलक होते हैं और दूसरे संतुलन
मूलक होते हैं। विश्व के लगभग 21% भूकंप प्लेटों के अभिसरण के कारण यहाँ पर आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में। ये पेटी पुर्तगाल, स्पेन, इटली, यूनान, तुर्की, ईरान और उत्तरी भारत, चीन और म्यांमार तक फैली है। देखिए ये बेल्ट कहाँ से कहाँ तक है, पुर्तगाल इसमें आ जाता है, पुर्तगाल आता है इसमें, पुर्तगाल है इसमें, स्पेन, इटली, यूनान, तुर्की, ईरान और उत्तरी भारत। उत्तरी भारत मतलब पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी भारत, चीन और म्यांमार, चीन और म्यांमार तक फैली हुई है ये पेटी। क्या क्या है, पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली, यूनान, तुर्की, ईरान, उत्तरी भारत, चीन और म्यांमार। तो इसमें भारत का हिस्सा भी आ जाता है, ये उत्तरी भारत का हिस्सा ही आ जाता है, चाइना का ये क्षेत्र आ जाता है और ये एरिया ईरान वाला ये सारा भाग इसमें आ जाता है आगे, और यूनान वगैरह है वो भी इसमें कवर हो जाता है मध्य महाद्वीपीय बेल्ट में। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में भारत का हिमालय और म्यांमार की पहाड़ियाँ और यूरोप का आल्प्स इसी क्षेत्र में आता है। यूरोप का जो आल्प्स है, आल्प्स पर्वतमाला है, वो भी इसी भाग में आती है। इसमें भारत का हिमालय वाला पूरा भाग आ जाता है और म्यांमार की पहाड़ियाँ आ जाती हैं इसमें, म्यांमार की पहाड़ियाँ आ जाती हैं और इसमें आल्प्स पर्वत भी आ जाता है। आल्प्स क्षेत्र जो है, आल्प्स पर्वत श्रेणी है, ये भी इसमें आ जाती है। इसको अल्पाइन पेटी, आल्प्स एवं हिमालय भी कहते हैं। इसी कारण से इसको, जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, इसको अल्पाइन पेटी भी बोलते हैं, अल्पाइन पेटी भी बोलते हैं। मतलब आल्प्स एक तो आ गया इसमें और दूसरा हिमालय आ गया, तो इस कारण से इसको क्या बोल देते हैं, अल्पाइन पेटी। मतलब आल्प्स और हिमालय दोनों ही इसमें शामिल हैं। फिर तीसरी पेटी है मध्य अटलांटिक बेल्ट। मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी। सामान्यतः इस पेटी में कम तीव्रता के भूकंप आते हैं, इसमें कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। ये प्लेटों के अपसरण से रूपांतरण, भ्रंश के निर्माण एवं दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण आते हैं। प्लेटों के अपसरण से, अभिसरण, अपसरण, ये क्या चीज़ें हैं, इनको अगर आप समझना चाहें, विशेष इनके बारे में और पढ़ना चाहें, तो 9th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें शायद 2nd चैप्टर है, उसमें ये चीज़ें दी गई हैं। 2nd या 3rd चैप्टर है, उसमें ये चीज़ें प्लेटों के खिसकाव के बारे में, अभिसरण के बारे में अच्छे से उसमें समझाया गया है। हम लोग NCERT भी शुरू करने वाले हैं, तो NCERT भी पढ़ेंगे साथ ही साथ, और ये जो रेफरेंस बुक है इनको हम पढ़ ही रहे हैं, जिससे तैयारी जो प्री एग्ज़ाम हो उस समय तक तैयारी और ठीक तरह से हो पाए। तो मध्य अटलांटिक पेटी क्या है, इसमें कम तीव्रता के भूकंप आते हैं और ये भूकंप प्लेटों के अपसरण से रूपांतरण, जो भ्रंश होते हैं, भ्रंशों का निर्माण होता है,
उनके कारण आते हैं। प्लेटें अपसरण, प्लेटों का अपसरण होता है। प्लेटों का अगर और सामान्य भाषा में समझें तो खिसकाव। इससे क्या होता है, प्लेटों के अपसरण से, रूपांतरण भ्रंश के निर्माण से यहाँ भूकंप आते हैं जो कम तीव्रता के होते हैं। दूसरी चीज, दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण भी यहाँ पर भूकंप आते हैं। तो इन दो कारणों से कम तीव्रता के भूकंप आते हैं मध्य अटलांटिक पेटी में। और क्या चीजें हैं इसमें, ये उत्तर में आइसलैंड से लेकर के दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। इस पेटी के ज़्यादातर भूकंप विषुवत रेखा के पास के क्षेत्रों में आते हैं। ये पेटी आइसलैंड से लेकर के उत्तर में आइसलैंड, उत्तर में आइसलैंड, आइसलैंड से लेकर के दक्षिण में बोवेट द्वीप, बोवेट द्वीप तक ये फैली हुई है। उत्तर में आइसलैंड से लेकर के दक्षिण के बोवेट द्वीप तक ये पेटी, ये बेल्ट मिलती है, मध्य अटलांटिक बेल्ट। इस पेटी में ज़्यादातर भूकंप जो आते हैं वो इक्वेटर के पास के क्षेत्रों में आते हैं। मतलब जो विषुवत रेखा है, या फिर हम कहें भूमध्य रेखा है, या फिर इक्वेटर कहें, तो इक्वेटर के पास वाले जो क्षेत्र हैं इन पर ये भूकंप आते हैं। इक्वेटर के पास वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में ये भूकंप आते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी में जो एरिया कवर होता है उसमें। फिर इसके अलावा भी कुछ अन्य क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्र भी हैं जहां भूकंप आते हैं, जैसे पूर्वी अफ्रीकन पेटी, पूर्वी अफ्रीकन पेटी, इस बेल्ट में भी भूकंप आते हैं। और हिंद महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। तो ये दो क्षेत्र और हैं जहां भूकंप देखे जाते हैं। भूकंप के प्रभाव, भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं, भूकंप का प्रभाव क्या पड़ता है। भूकंप के प्रभाव से तो सभी परिचित हैं लगभग। भूकंप के प्रभाव, भूकंप को उसके विनाशकारी प्रभाव के कारण मानव के लिए अभिशाप माना जाता है। भूकंप के कुछ लाभकारी प्रभाव भी होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विनाशकारी प्रभाव। विनाशकारी प्रभाव तो सभी जानते हैं कितने भयानक होते हैं। भूकंप के विनाशकारी प्रभाव, नगरों का नष्ट होना और जान माल की क्षति। नगर क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जान माल की क्षति होती है, लोगों की मृत्यु होती है इसमें। और आधारभूत संरचनाओं, जैसे मतलब जो आधारभूत संरचनाएं हैं, जैसे पुल है, रेल की पटरियां हैं, भवन हैं, बिजली, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठप हो जाती हैं। और क्या है, भूकंप के कारण भूस्खलन भी आता है। भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं होती हैं। बाढ़ आती है क्षेत्रों में, आग लगना जैसी आकस्मिक दुर्घटनाओं का जन्म होना, ये भी विनाशकारी प्रभाव है। भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, आग लग सकती है, ये आकस्मिक घटनाएं भी हो सकती हैं। कई बार समुद्री भाग में भूकंप आ जाने से सुनामी जैसी आपदा
सुनामी भी आ जाती है कई बार। समुद्री भाग में जब भूकंप आता है तो फिर सुनामी भी उत्पन्न होती है उससे, जिससे तटीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें बड़े पैमाने पर तबाही होती है। जैसे 2004 की जो 2004 का जो भूकंप आया था, तो उससे दक्षिण भारत में तमिलनाडु साइड में काफ़ी उसका इफेक्ट हुआ था। अब इसके लाभकारी प्रभाव क्या हैं? लाभकारी प्रभाव, इसमें भूकंप से गर्तों का निर्माण होता है, गड्ढों का निर्माण हो जाता है, जिसमें जल एकत्र होने से झीलों का निर्माण हो जाता है। भूकंप से बड़े बड़े गर्तों का निर्माण हो जाता है और बारिश से फिर उसमें वर्षा जल एकत्रित होकर के झीलों का निर्माण हो जाता है। सागर के तटीय भागों में भूकंपीय क्रियाओं के कारण निर्मित खाड़ियाँ प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उचित स्थान प्रस्तुत करती हैं। सागर के जो तटीय भाग हैं इनमें भूकंपीय क्रियाओं के वजह से जो खाड़ियाँ बन जाती हैं वो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए एक उचित स्थान प्रस्तुत करती हैं, एक उचित स्थान निर्मित करती हैं। भूकंप से उत्पन्न दबाव व भ्रंशन के कारण मूल्यवान और दुर्लभ खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। भूकंप के वजह से जो दबाव उत्पन्न होता है और भ्रंशन होता है, भूकंप से उत्पन्न दबाव और भ्रंशन के कारण मूल्यवान और दुर्लभ खनिज पदार्थ होते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भागों से निकलकर धरातल पर आ जाते हैं। ज्वालामुखीय भूकंप से नए धरातलीय कृष्ट का निर्माण होता है। ज्वालामुखीय भूकंप से नए प्रकार की धरातलीय कृष्ट का निर्माण होता है, मतलब कृष्ट का निर्माण होता है। भूकंपीय लहरों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। भूकंपीय लहरों के द्वारा भूकंप आते हैं तो पी, एल और एस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भागों की संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये लाभकारी प्रभाव है भूकंप आने के। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, पहला इसमें कितने टॉपिक है इसमें? भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी। तो इसमें हमारा भूकंप कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे सुनामी। सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? सुनामी, तो सुनामी एक क्या है? जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाही लहरें। ये जापानी शब्द है। जापानी शब्द है और इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? बंदरगाही लहरें। बंदरगाही लहरें। सुनामी का अर्थ क्या है? बंदरगाही लहरें। सुनामी क्या है? उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय तरंगे हैं। सुनामी क्या होती है? उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय तरंगे होती हैं। सुनामी क्या होती है? उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय तरंगे। उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय तरंगे होती हैं ये। इनकी उत्पत्ति महासागरीय तली में भ्रंशन व प्लेटों के टकराने के कारण उत्पन्न अत्यधिक तीव्रता के भूकंप से होती है। देखिए, सुनामी क्या है? जापानी शब्द है और इसका अर्थ क्या है? बंदरगाही लहरें, मतलब बंदरगाह पर जो लहरें आती हैं वो इसका मतलब है।
ये इसका मतलब है। और सुनामी क्या है? उच्च ऊर्जा वाली दीर्घ महासागरीय तरंगें होती हैं। इनकी उत्पत्ति महासागरीय तली में भ्रंशन और प्लेटों के टकराने के कारण उत्पन्न अत्यधिक तीव्रता के भूकंप रिक्टर स्केल पर 7.0 मतलब 7 तीव्रता का अगर भूकंप आ रहा है रिक्टर स्केल पर, तब इस तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं। क्या कारण है? महासागरीय तली में भ्रंशन और प्लेटों के टकराने के कारण। महासागरीय तली में अगर कोई फॉल्ट पड़ता है क्रस्ट में, और तब क्या है, तब भूकंप आते हैं अत्यधिक तीव्रता के। और दूसरा, प्लेटों के टकराने की वजह से, जो प्लेटें हैं प्लेटों के टकराने से, भ्रंशन के कारण महासागरीय तल में अगर भ्रंशन होता है तो उस वजह से अत्यधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। और अगर प्लेटें टकराती हैं तो इसके कारण भी अत्यधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। उनकी तीव्रता कम से कम होती है रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता के भूकंप रिक्टर स्केल पर आते हैं। तब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। तब क्या है? सुनामी आती है। सुनामी, तब ये दीर्घ तरंगें उत्पन्न होती हैं। महासागरीय भूस्खलन तटीय क्षेत्रों में हिमस्खलन और महासागरीय तली पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से अत्यधिक तीव्रता के भूकंप की उत्पत्ति से भी सुनामी रूपी लहरों का जन्म होता है। देखिए, भ्रंशन, प्लेटों के टकराने के कारण अत्यधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं, जो रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता हो सकती है। तो सुनामी की उत्पत्ति होती है, दीर्घ महासागरीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिसे सुनामी कहते हैं। और कारण क्या है इसके? महासागरीय भूस्खलन अगर हो जाए, तटीय क्षेत्रों में हिमस्खलन हो जाए, और महासागरीय तली पर होने वाले ज्वालामुखी विस्फोट से अत्यधिक तीव्रता के भूकंप की उत्पत्ति से भी सुनामी की उत्पत्ति होती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं? महासागरीय भूस्खलन, इसके कारण भी क्या है? सुनामी उत्पन्न हो सकती है। और जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ हिमस्खलन हो जाए तो इससे भी क्या है? सुनामी की उत्पत्ति हो सकती है। और तीसरा कारण है, महासागरीय तली में ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए तो इससे भी अत्यधिक तीव्रता का भूकंप आ सकता है, और उस भूकंप के कारण भी सुनामी रूपी लहरों का जन्म हो सकता है। जहां गहरे महासागर में सुनामी की लंबाई सर्वाधिक तथा तरंग की ऊंचाई कम होती है, वहीं जैसे जैसे सुनामी तटों की ओर अग्रसर होती जाती है, इस क्रिया को, उसकी लंबाई में कमी व तरंगों की ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है। इस क्रिया को स्वॉइलिंग इफेक्ट, स्वॉइलिंग प्रभाव कहते हैं। गहरे महासागरों में, गहरा महासागर है, गहरा अगर महासागर है तो वहां पर सुनामी की लंबाई सर्वाधिक होगी। लंबाई क्या होगी? लंबाई सर्वाधिक होगी। अगर गहरा महासागर है तो वहां पर लंबाई क्या होगी? सुनामी की जो तरंगें होंगी उनकी लंबाई, उनका आयाम क्या होगा? मतलब सुनामी की लंबाई सर्वाधिक होगी और तरंग की ऊंचाई कम होगी। तरंग की ऊंचाई कम, हाइट कम होगी। लेकिन जैसे जैसे सुनामी तट की ओर बढ़ती है, उसकी लहरें तट की ओर जब बढ़ती हैं तो उसकी लंबाई में कमी, मतलब लंबाई में कमी होती है, लंबाई में कमी आती है। लेकिन जो तरंग होती हैं, तरंग,
इनकी हाइट क्या है, इनकी हाइट में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे सुनामी गहरे महासागर से उथले महासागर की ओर चलती है, मतलब जो तटीय भाग है उधर जब चलती है, तो सुनामी की लंबाई क्या है, लंबाई जहाँ गहरे महासागर में सर्वाधिक होती है, और जो तरंग है उसकी ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। तरंग की ऊंचाई क्या है, कम होती है। और जब ये तट की तरफ बढ़ती है, तब सुनामी की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और तरंग की ऊंचाई मतलब आयाम, पानी अगर है तो पानी पर तरंग लहरें किस तरह से, इस तरह से चलती हैं, मतलब तरंगे इस तरह से चलती हैं। तो जब गहरे महासागर में होती हैं तो इनकी ऊंचाई कम होती है और लंबाई ज़्यादा। लेकिन इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, लंबाई तो ज़्यादा होगी, इस तरह से लंबाई अधिक होगी, लेकिन क्या है, ऊंचाई कम होगी, मतलब इनका आयाम कम होगा। आयाम कम होगा, जैसे ये है, ये डिस्टेंस, ये हाइट इसकी ले लें और इधर की ये हाइट ले लें, तो ये और ये दूरी क्या है, ये डिस्टेंस कम होगी गहरे महासागर में। लेकिन जैसे जैसे ये तरंग, ये लहर कहाँ पहुँचेगी, तट की तरफ पहुँचेगी। सपोज टू बी इधर तट है, तट की तरफ जाएगी, तो क्या होगा, अब ये ऐसी नहीं रहेगी, फिर ये कुछ ऐसी हो जाएगी। इधर सपोज टू बी ये गहरा भाग है और इधर है तट, तो यहाँ से ये गहरे भाग में इस तरह की है, इस तरह से चल रही है। लेकिन जैसे जैसे तट की ओर पहुँचेगी तो इसका कुछ इस तरह का हिसाब हो जाएगा, इस तरह का, और यही चीज़ भयानक हो जाती है। इस तरह से फिर ये चलती है। और ये ऊंचाई जो होती है इसकी, इसमें हमने ये सेम बना दिया है। इसमें क्या होता है, ऊंचाई इस तरह से बढ़ती जाती है, इस तरह से चलती है, इस तरह से ये स्थिति होती है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये सुनामी का रूप और भयानक हो जाता है तट की ओर बढ़ने पर। इसी वजह से ये और ज़्यादा विनाश करती है। इसको बोलते हैं स्वैलिंग इफेक्ट। इस चीज़ के लिए क्या बोलते हैं, स्वैलिंग प्रभाव। ये शब्द अंग्रेजी में भी हमें पता होना चाहिए क्या है, स्वैलिंग, SHOALING, स्वैलिंग इफेक्ट, स्वैलिंग इफेक्ट। तो ये चीज़ है। अत्यधिक गहरे समुद्र में सुनामी की गति सर्वाधिक, जबकि महासागरीय तटों पर न्यूनतम होती है। अब गहरे जो सागर हैं उनमें क्या होती है, इसकी जो गति होती है सुनामी की, वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। सपोज टू बी ये गहरा भाग है तो इधर गति क्या होगी, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा। जबकि महासागरीय तटों पर न्यूनतम होती है, और इधर क्या है, तट, तो इधर गति क्या होगी, इधर गति न्यूनतम होती है, इधर न्यूनतम और इधर अधिकतम गहरे भाग में। सुनामी तरंगें छिछले जल की तरंगें मानी जाती हैं। ये ज्वारीय तरंगों से भिन्न होती हैं। सुनामी जो तरंगें होती हैं वो छिछले जल की तरंगें मानी जाती हैं। छिछले जल की तरंगें, सुनामी तरंगें क्या होती हैं, छिछले जल की तरंगें मानी जाती हैं। और ये क्या है, ज्वारीय तरंगों से भिन्न होती हैं। ज्वारीय तरंगों से ये अलग होती हैं। सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति प्रशांत महासागर में होती है। सुनामी की सबसे ज़्यादा उत्पत्ति कहाँ होती है, सर्वाधिक उत्पत्ति कहाँ होती है, प्रशांत महासागर में।
प्रशांत महासागर में सुनामी की उत्पत्ति सर्वाधिक होती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में सुनामी से सर्वाधिक जनधन की हानि होती है। इसी वजह से सुनामी से क्या है, जनधन की हानि होती है। हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को आए भूकंप के कारण शक्तिशाली सुनामी की उत्पत्ति हुई। अभी हमने 2004 में जो भूकंप की बात की थी, भूकंप के जो विनाशकारी प्रभाव थे, ये जब हम पढ़ रहे थे अभी, तब हमने वहाँ पर बताया था 2004 के भूकंप का नाम लिया था। तो ये वही है। हिंद महासागर में ये भूकंप आया था 26 दिसंबर 2004 को। 26 दिसंबर 2004 को ये भूकंप आया था, जो शक्तिशाली भूकंप था। इसकी तीव्रता काफ़ी थी, जिससे भारी जनधन की हानि हुई, क्योंकि इससे क्या हुआ, सुनामी की उत्पत्ति हुई। इससे अधिक तीव्रता का भूकंप आया। अधिक तीव्रता का भूकंप आया था 26 दिसंबर 2004 को, जिससे सुनामी की उत्पत्ति हुई और इस कारण से जनधन की हानि हुई। इसी तरह मार्च 2011 में प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में शक्तिशाली सुनामी की उत्पत्ति हुई, जिसने जापान में भारी तबाही मचाई थी। 2011 में भी देखा था ये। 2011 में प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे क्या है, सुनामी की उत्पत्ति हुई। और इस सुनामी ने सबसे ज़्यादा भयानक विनाश किसमें किया, जापान में। हिंद महासागर में जो भूकंप आया उससे दक्षिण भारत के कई राज्य प्रभावित हुए, जिसमें तमिलनाडु है और उधर क्या नाम, आंध्र प्रदेश है। इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमने समझा, भूकंप क्या होता है और सुनामी क्या होती है। अब इसमें सुनामी से संबंधित कुछ यहाँ पर और चीज़ें हैं, उनको हम लोग संक्षिप्त में यहाँ पर दी गई हैं। इन्हें समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं। डार्ट ये क्या शब्द है, इसका मतलब है DART, डार्ट। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज। इसको ही बोला गया है डार्ट, मतलब डीप ओशियन असेसमेंट और एंड रिपोर्टिंग ऑफ, टी मतलब सुनामी। तो इसी को संक्षिप्त में क्या कहा गया है, डार्ट। ये क्या है, ये सुनामी को पता लगाने तथा प्राप्त सूचनाओं को प्रभावित क्षेत्रों तक त्वरित रूप से पहुंचाने के लिए यह एक खास तकनीक है। तो डार्ट क्या है, ये एक तकनीक है जिसके द्वारा क्या है, सुनामी का पता लगाना और उसके बाद तेजी से जो सुनामी की सूचनाएं हैं उनको जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर पहुँचाना, ये काम है डार्ट का। इससे क्या है, सुनामी से होने वाले प्रभावों
व विनाश से पूर्व बचाव का उचित प्रबंधन किया जा सकेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? सुनामी आने के पहले ही उसका जो प्रभाव होगा और उससे जो विनाश होने वाला होगा उसकी तैयारी, उससे निपटने की तैयारी की जा सकती है। किस तरह से बचाव करना है इसकी तैयारी की जा सकती है। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं। डार्ट के दो भाग हैं। एक है इसमें सुनामीटर। सुनामीटर, इससे समुद्र तल में आए भूकंप की तीव्रता की जानकारी मिलती है। इससे क्या होता है? भूकंपीय तीव्रता का पता लगता है। भूकंपीय तीव्रता की जानकारी मिलती है इससे। और दूसरा है सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग। सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग। सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग दूसरा ये है। इसमें क्या है? इससे सुनामी के सभी संभावित क्षेत्रों में खतरे की चेतावनी दी जाती है। इसके द्वारा क्या है? इसके द्वारा जो भी सुनामी से संबंधित खतरा है, संभावित क्षेत्र में जो भी सुनामी से संबंधित खतरा है उसकी चेतावनी दी जाती है। इससे सुनामी से अलर्ट किया जाता है सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग के माध्यम से। और दूसरा सुनामीटर है, इससे भूकंप की तीव्रता का पता लगा लिया जाता है। समुद्र तल में किस तीव्रता का भूकंप आने वाला है। तो डार्ट के ये दो भाग हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि डार्ट क्या है। डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज। तो ये एक तकनीक है, इसके माध्यम से भूकंपीय तीव्रता का पता लगाया जाता है सुनामीटर के माध्यम से। और दूसरा सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग के माध्यम से लोगों तक सूचना पहुंचा दी जाती है कि सुनामी आने वाली है और उस क्षेत्र के लोगों को सतर्क कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है? इससे उसके लिए, उसके प्रभाव से बचने के लिए, उससे जो खतरा उत्पन्न होगा उससे बचाव के लिए भी तैयारी की जा सकती है पहले से। ये इसका फायदा है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, वोल्केनो। तो ज्वालामुखी ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए सभी लोग। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय सभी के लिए।